नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। लगातार 6 दिन लाल निशान पर बाजार बंद हुआ और आज 7वां दिन जब बाजार हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। हालांकि कल रिकवरी थोड़ी देखने को मिली थी बाजार में टुवर्ड्स द एंड, लेकिन बाजार लाल निशान पर ही क्लोज हुआ था और 5 दिन तो भारी बिकवाली थी। लेकिन आज देखिए तेजी के संकेत बाजार में 143 अंक की बढ़ोतरी। निफ्टी में 23,190 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, डे हाई के आसपास। वहीं बैंक निफ्टी भी देखिए, इसमें भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वहां पे भी आप देखेंगे तो 240 इनफैक्ट 286 अंकों की बढ़ोतरी, आधा फीसदी से ज्यादा चढ़कर 49,774 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। मिड कैप में भी देखिए 700 अंकों से ज्यादा की तेजी, 2.25% तेज होकर 51,494 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप में देखिए 150 अंकों की बढ़ोतरी, लगभग 1% तेजी और 16,180 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप ब्रेथ देखिए आप, शानदार ब्रेथ आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से स्मॉल और मिड कैप में तेजी देखने को मिल रही है। 1852 स्टॉक्स अभी चढ़कर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। गिरने वालों की संख्या काफी कम है, 662 स्टॉक्स हैं जो फिलहाल मंदी में है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हैवी वेट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स पुश करते हुए निफ्टी को। बजाज फाइनेंस भी इस लिस्ट में शामिल है। आईसीआईसीआई देखिए 19 अंकों की बढ़ोतरी, एचडीएफसी बैंक में 11 अंकों की बढ़ोतरी। देखिए कुछ स्टॉक्स जहां ड्रैग देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस उसमें शामिल, अडानी एंटरप्राइजेज, एचसीएल टेक और नेस्ले इंडिया ड्रैग कर रहे हैं। फिलहाल इन्फोसिस में ज्यादा गिरावट है, 5 अंकों से ज्यादा। देखिए बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक में शानदार तेजी और बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक थोड़ा भी डाउनसाइड पे ट्रेड करते हुए। फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा में 0.9 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल ये मूड माहौल बाजार का। लेकिन देखिए आज बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, लगातार 6 दिन के बाद हमें ये स्क्रीन देखने को मिल रहा है। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खिलाड़ी आशीष कयाल जी, विरल छेड़ा जी और ब्रजेश एल जी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर फिर से एक बार। और एक बार रिटर्न कार्ड देखते हैं हमारे खिलाड़ियों की, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, अभी कौन लीड करते हुए। तो देखिए आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा तेज है, 10.5% से ज्यादा इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ। वहीं विरल जी और ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो फिलहाल नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। विरल जी का पोर्टफोलियो 0.4% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न और ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो 4% का नेगेटिव रिटर्न फिलहाल दे रहा है। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। चलिए अब एक बार पोर्टफोलियो पे नजर डालते हैं। आशीष जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या स्थिति, कहां से प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट की है उन्होंने, क्या लेकर चल रहे हैं फिलहाल। देखिए एलगी इक्विपमेंट इन्होंने बाई साइड की ट्रेड सुझाई थी, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। आशीष जी आप बताइए क्या पिक कर रहे हैं। लगातार 6 दिन के बाद आज हमें तेजी देखने को मिल रही है, तो क्या यहाँ से सेंटिमेंट अच्छे लग रहे हैं आपको, क्या पिक कर रहे हैं स्टॉक आज। देखिए श्रेया जी, ओवरऑल जो बाजार की चाल है आज थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वी आर स्टिल आउट ऑफ द वुड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ऊपर लेवल से सेलिंग भी बनती आ रही है। तो यहाँ पर बहुत केयरफुली ट्रेड करना होगा। और खास करके बाय साइड पे जब हम देख सकते हैं पिछले 7 से 8 दिन में एक भी बार निफ्टी ने प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं किया। आज वो अटेम्प्ट है अभी तक, लेकिन क्या ये क्लोज कर पाता है प्रीवियस डे हाई के ऊपर, वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी अगर हम देखें तो बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर अगर हम एक स्टॉक पर नजर डालें जो है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, यहाँ पर एक रिवर्सल देखा जा रहा है और यहाँ पर गुंजाइश है कि यहाँ एक पॉजिटिव ट्रेंड इमर्ज होता हुआ नजर आ सकता है। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। टारगेट ऊपर में निकल कर आते करीबन 780 के, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 680 का होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये बाई साइड की ट्रेड आशीष जी की तरफ से आते हुए। अब चलिए टारगेट देखिए 700 से, स्टॉप लॉस 680। विरल जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, वहां पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है एक बार वो नजर डालते हैं, फिर उनसे पिक लेंगे। तो विरल जी एसआरएफ और ट्रेंड इन्होंने होल्ड करके रखा है फिलहाल। विरल जी क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन में। हाँ, फर्स्ट पिक मेरी ग्रीव्स कॉटन पे रहेगी। देखेंगे तो हमें अच्छा खासा अपसाइड से थोड़ा करेक्शंस भी देखने मिला और नीचे में 20 डीएमए का सपोर्ट लेके वहां से पुल बैक भी हमें देखने मिला। लास्ट 2 दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट और अच्छी सा भी कंटिन्यू कर सकती है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 260 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 350 के रहेंगे।
तो ग्रीव्स कॉटन में फिलहाल बाई करने की सलाह यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 2.5% से ज्यादा तेज होकर फिलहाल कारोबार कर रहा है। टारगेट देखिए 350 का, स्टॉप लॉस आप 260 का मेंटेन करके चले। अब रखते हैं ब्रिजेश जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर कैसे थी वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। चोला इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है और एंजल वन को फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। ब्रिजेश जी आपका पिक बताइए। मैडम मुझे लग रहा है कि आज काफी दिनों के बाद मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिला, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम शायद बरकरार रह सकता है। जो स्टॉक जो पिक कर रहा हूँ वो मैं यूपीएल है। आज मुझे लग रहा है यूपीएल में काफी अच्छा एक मोमेंटम ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। यूपीएल में मैं करंट प्राइस में लॉन्ग करना चाहूंगा, जो मेरा स्टॉप लॉस 621 के आसपास रहेगा। तो और इसका जो टारगेट देख रहा हूँ मैं करीब करीब 660 के आसपास, 660 के आसपास। 2-3 दिन का नजरिए से मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, बट मुझे इसमें पॉजिटिव बहस लग रहा है। पीएल देखिए डे हाई के लेवल पर कारोबार करता हुआ फिलहाल टारगेट देखिए 660 का लगाकर चलना है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा 621 का। अब रखते हैं ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो। अच्छा जी हाँ बिल्कुल, तो ये सारे हमारे पिक्स हो गए। अब विरल जी दूसरी पिक क्या सुझा रहे हैं आप? करना चाहूंगा। सॉरी सर, एक बार रिपीट कीजिए। फिलहाल मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं विरल जी। आशीष जी आप क्या सुझा रहे हैं अपनी दूसरी पिक? नहीं, मैं सेकेंड हाफ में देखूंगा कि यहाँ से बाजार में फिर से बिकवाली आती है या स्ट्रेंथन रहता है, तो उसके बाद ही दूसरा कॉल देना चाहूंगा। बिल्कुल, बाजार में वोलेटिलिटी फिलहाल देखने को मिल रही है और क्या स्थिति बन के नजर आएगी वो देखने वाली बात होगी। अब ब्रजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं, दूसरी पिक आपकी? हाँ मैडम, मैं एक्चुअली जो मुझे जो अच्छा लग रहा था वो ट्रेंड था। हालांकि ट्रेंड ऑलरेडी कॉल ओपन है, तो तो मैंने चेंज कर दिया उसको। तो टाटा कंज्यूमर पे हम ध्यान देंगे। ये एक स्टॉक है जो हालांकि जब एक करेक्शन आया था तब इसमें एक अच्छे खासा इसमें ट्रेंड देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये स्टॉक में 30-40 पॉइंट्स का रैली मिलना चाहिए। तो टाटा कंज्यूमर को मैं करेंट प्राइस में बाई करूंगा। तो स्टॉप लॉस है 1008, ये स्टॉप लॉस रहेगा और 1070 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर फिलहाल बाई करने की सलाह यहाँ पे 0.5% की तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। टारगेट प्राइस ध्यान रखिएगा 1070 का लगाकर चलना है और 1008 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। फिलहाल देखिए अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए अब बात करते हैं अशोक लीलैंड के मैनेजमेंट से। तीसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं, हमने आपको बताया भी, ब्रोकरेज भी बुलिश नजर आ रहे हैं अशोक लीलैंड पे। प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे 31% और एबिटा ग्रोथ 9% रही है। रेवेन्यू में भी 2% की बढ़त रही, हालांकि मार्जिन में हल्का दबाव देखने को मिला। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड CEO शेनु अग्रवाल जी। शेनु जी बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहला सवाल, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे नतीजे आपने पेश किए, नतीजे अच्छे रहे हर पैमाने पर। खासकर मार्जिन कई साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है, मार्जिन में बढ़ोतरी की क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, हमारा मार्जिन से हम भी बहुत खुश हैं, लेकिन ये हमारा जो स्ट्रेटजी है उस पर हम आगे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। हमारे 3 लीवर्स हैं मार्जिन इंप्रूवमेंट के। पहला है प्रोडक्ट का प्रीमियमाइजेशन, प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, फीचर्स के साथ हम चाहते हैं कि हमारा प्राइस रियलाइजेशन बेटर हो। दूसरा, हम बहुत फोकस कर रहे हैं अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो, इनडायरेक्ट मटेरियल हो या और भी कोई कॉस्ट हो, उस सब पे बहुत डीपली हम लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पर हम उसका फैट या वेस्ट कम कर सकते हैं। और तीसरा, हम अपना सर्विस रीच और सेल्स रीच कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज जस्ट अ जर्नी, जहां पर अभी हम एक अच्छा Q3 में अच्छे मार्जिन पर पहुंचे हैं। हमें उम्मीद है अगर हम इस जर्नी पर आगे चले तो हम अपना मार्जिन और बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन शेनु जी, Q4 के लिए वॉल्यूम का गाइडेंस क्या है और साथ ही डीलर इन्वेंट्री के हालात कैसे लग रहे हैं आपको भी फिलहाल? जी बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं कि Q4 एक अच्छा क्वार्टर होता है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। लेकिन अगर इस साल पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि Q1 में हमने लगभग 4-5% इंडस्ट्री में
एक ग्रोथ आया था। Q2 बहुत अच्छा नहीं रहा, उसके कारण भी हमने डिस्कस किए हैं पहले। एक तो गवर्नमेंट का कैपेक्स में थोड़ा स्लो डाउन था, और दूसरा जो रेन था, मॉनसून था, वो थोड़ा इरेटिक था, जिसकी वजह से Q2 की इंडस्ट्री लगभग 12% डाउन चली गई। तो उस वक्त काफी पेसिमिज्म था कि शायद ये एक नए डाउन साइकिल का शुरुआत है। हालांकि हमारा व्यू ये था कि ये टेम्परेरी है, और Q3 और Q4 में हमें एक टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। Q3 ने मुझे लगता है वो साबित किया है, क्योंकि इंडस्ट्री डी ग्रोथ जो 12% चला गया था, वो लौट कर अभी -3, -2, -3 के आसपास है। Q4 का जहां तक सवाल है, जनवरी ऑलरेडी हमारे पीछे है। जनवरी में एक पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिला है एमएससीवी इंडस्ट्री में। फरवरी और मार्च भी हमें काफी ब्राइट नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि Q4 एक पॉजिटिव क्वार्टर होगा YOY इंडस्ट्री ग्रोथ के हिसाब से। लेकिन अगर आप Q2 से कंपेयर करें, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कमबैक है एमएचसीवी इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा कमबैक है। क्वार्टर 4 आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं फिलहाल। लेकिन सर, अब सवाल मेरा इलेक्ट्रिक बसों और लाइट कमर्शियल व्हीकल के ऊपर है। इसके लॉन्चेस का क्या प्लान लग रहा है आपको? इसमें कितना निवेश और क्या कैपेक्स लगेगा? हाँ जरूर, आई मीन जहां तक इलेक्ट्रिफिकेशन का सवाल है, बसेस एक बस वाला जो सेगमेंट है, वो बहुत ही एक फेवरेबल सेगमेंट है ईवी अडॉप्शन के लिए। और उसके बाद जो लाइट कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है, वो भी एक बहुत फेवरेबल सेगमेंट है अडॉप्शन के लिए। जहां तक अशोक लेलैंड का सवाल है, आपको मालूम है हमारी एक कंपनी है स्विच, जो कि बसेस पर और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पर दोनों पे फोकस्ड है। स्विच इंडिया में हम बहुत खुश हैं जो कि प्रोग्रेस हो रही है, ना केवल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी में, मार्केट शेयर में, बल्कि ओवरऑल जो स्विच इंडिया है उसके पास एक बहुत ही हेल्दी ऑर्डर बुक है। अभी हमारे पास 1800 से ज़्यादा ऑर्डर बुक है। हमें लगता है कि अगले 12 महीने 15 महीने तक हमारी फैक्ट्री बिल्कुल बुक रहेगी इलेक्ट्रिक बसें और एलसीवी बनाने के लिए। तो एक अच्छा माहौल बन रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ। और जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है ईवी सेगमेंट में, स्विच में, हमें लगता है कि स्विच इंडिया में हम जल्दी ही अगले 2-1 क्वार्टर के अंदर हम लोग EBITDA पॉजिटिव स्टेज पर पहुंचेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत-बहुत शुक्रिया शेनु अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। चलिए अब इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए अब वक्त हो चुका है आखिरी सेगमेंट की तरफ मुड़ने का, और हमारे फटाफट से हम लेके आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। आशीष जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। क्या ट्रेड इन्होंने सुझाई आज के सत्र में? देखिए 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस बाई साइड की ट्रेड इन्होंने दी। टारगेट 780, स्टॉप लॉस 680 का लगाकर चले। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? मंदी या तेजी? फिलहाल देखिए आधा फीसदी ऊपर चढ़कर फिलहाल कारोबार कर रहा है। अब विरल जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। SRF, ट्रेंट और ग्रीव्स कॉटन तीनों ही बाई साइड की ट्रेड। SRF में टारगेट 3000, स्टॉप लॉस 2750 का लगाकर चलना है। ट्रेंट देखिए 5600 का टारगेट, स्टॉप लॉस 5100 का। ग्रीव्स कॉटन में टारगेट 350 का, स्टॉप लॉस 260 का लगाकर चले। क्या स्थिति इन तीनों ही स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है? तो देखिए दो में तेजी है। इनफैक्ट ग्रीव्स कॉटन फिलहाल आधा फीसदी गिरकर कारोबार कर रहा है और ट्रेंट में 2.5% की तेजी। SRF भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, 0.25% के करीब। ब्रजेश ALG का पोर्टफोलियो देखते हैं। एंजल 1, UPL और टाटा कंज्यूमर तीनों बाई साइड की ट्रेड। एंजल 1 में देखिए 2500 का टारगेट, स्टॉप लॉस 2190 का लगाकर चलना है। UPL में 660 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस 621 का। टाटा कंज्यूमर में टारगेट 1070 और स्टॉप लॉस 1008 का लगाकर फिलहाल चलिए। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो देखिए UPL फिलहाल आधा फीसदी गिरकर कारोबार करता हुआ, टाटा कंज्यूमर ऑलमोस्ट फ्लैट है और एंजल 1 में 2% के करीब यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? हमारे कौन से खिलाड़ी अभी फिलहाल आगे और कौन खिलाड़ी अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं? तो सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो में रिटर्न है आशीष का ALG का ही 11% से ज्यादा का इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ। वहीं विरल जी ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया यहाँ पे, लेकिन इनका पोर्टफोलियो भी फिलहाल 0.56% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो फिलहाल 2.5% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। तो ये स्थिति हमारे
खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन आखिरी ट्रेडिंग सेशन कल का भी बाकी है और आज के सत्र में भी कोई भी अपडेट हम मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेके आएंगे। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। थैंक यू जेंटलमैन एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। चलिए अब वक्त हो चुका है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है, जिसके माध्यम से हमने आपको निवेश और बारीकियों और प्रभावी ट्रेडिंग रणनीतियों से इनफैक्ट हमने रूबरू करवाया और अब हम इस सफर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते प्रशांत नायर ने सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण से बात की और जाना कि इन्वेस्टर्स और रिस्क और रिटर्न्स पर फोकस करना क्यों जरूरी है। आप भी सुनिए। In a phase like this, everyone chases returns, right? I mean, that's the number one agenda, absolute returns, how much can you make, etc. But there is also risk involved in the journey of making those returns, which we don't really talk about at all, I mean, very, very little. Your perspective on it and how important is it to look at risk-adjusted returns in that sense? You're right. We tend to focus on returns, which is a measurement of where you started from and where you ended at. So the A to B of just defining those 2 points. The risk element is really how was your journey as you move from A to B? How bumpy was it? How smooth was it? And the reality is it's an independent variable that impacts us. Return is one element, but how your journey was is also crucially important for all of us. Now, you often hear people giving advice that don't worry about the ups and downs. Look at the end points and see you get this annualized, 10%, 15% returns from different asset classes. But the practical reality is all of us have a certain risk tolerance. And when you see volatility, when you see big jumps up and down, you do go through an emotional roller coaster. Absolutely. And you should have the ability to absorb that. So I think it's crucially important that we start to, as investors, as long-term investors, we start to internalize the concept of risk. We start to measure what is our risk appetite, and it's a very individual number. I cannot answer for you and you cannot answer for me as to what our respective risk appetite ought to be or should be. It is a unique experience based on where we come from. And once you know what your risk appetite is, you've got to create an investment portfolio that mirrors that risk.